तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर आपको लाइव क्विज करवाए जाते हैं। हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ अर्थात की पॉइंट, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधान। दुर्खीम ने समाज के द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी है, जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इन्हें समाज आदर की दृष्टि से देखता है। तो दुर्खीम कहते हैं कुछ ऐसे विचार होते हैं या संकेत होते हैं, प्रतीक होते हैं, जिन्हें समाज जो है, समाज की जो है वह पहचान बताता है, और वही जो है समाज के व्यक्ति उनका सम्मान भी करते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज जो है, अगर किसी के पास राष्ट्रीय ध्वज है, उसे देखकर लगेगा कि वो भारतीय है, अर्थात वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा। वह पूरे भारत देश का जो है प्रतिनिधित्व या प्रतीक के रूप में पहचान बताता है। अगली है समुदाय। समुदाय शब्द का प्रयोग बहुधा व्यक्तियों के एक ऐसे समूह तथा सामाजिक साहचर्य के एक ऐसे रूप में किया जाता है जिसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक स्थिति में, तो समुदाय की जहाँ भी परिभाषा या विशेषता पूछी जाएगी तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी समुदाय होगा तो उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, उनमें एकत्व अर्थात हम की भावना देखने को मिलती है, अंतर पारस्परिकता अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनकी साझा संस्कृति अर्थात एक जैसी संस्कृति होती है, तथा वह संगठित क्रियाकलाप में देखे जाते हैं। तो यह इनकी जो है 4 प्रमुख विशेषता है। खास करके समुदाय की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह हो गया। अगला क्या है? प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा है समूहों में अनेक व्यक्तियों द्वारा सीमित लक्ष्य तथा संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण, निर्वैयक्तिक, अचेतन एवं निरंतर प्रयासों को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है खास करके एग्जाम में, जिससे शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभ पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है जो एक दूसरे द्वारा भी वांछित होते हैं, अर्थात सभी को वह जरूरी होते हैं। जैसे कि आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, सभी को वांछित है अर्थात जरूरी है, और उसमें जो प्रतिस्पर्धा में आगे निकलता है उसी को यह लाभ जो है मिलते हैं। अगला है वैवाहिकता। मानव शास्त्रीय साहित्य में कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग विवाह के एक ऐसे रूप में किया जाता है जिसमें एक समूह विशेष के सदस्यों को स्त्रियों के किसी निर्धारित समूह से ही पत्नी का चयन का अधिकार होता है। और वैवाहिकता की यहाँ बात कर रही है, जैसे कि केवल वह एक ही समूह से पत्नी या स्त्री प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के विवाह को वैवाहिकता या कन्यूबियम शब्द के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला है स्वजाति चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। जब एक समूह के सदस्य जब यह अनुभव करते हैं कि उनके जो विचार हैं वह समान होते हैं, लक्षण तथा परिस्थितियों द्वारा आबद्ध होते हैं, और यह जब एक व्यक्ति का अनुभव करता है कि उसके तथा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में इस प्रकार न केवल समानता है बल्कि उसमें भाईचारा तथा एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी विद्यमान होते हैं, तो ऐसी अनुभूति को ही स्वजाति चेतना कहते हैं। अब स्वजाति चेतना का अर्थ मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि अपनी जाति के प्रति चेतना। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो है समान विचार होती हैं। जैसे कि मजदूरों का एक संगठन ले लीजिए, उनके जो विचार समान होंगे, जैसे सबकी आकांक्षा होगी कि हमारी वेतन में वृद्धि हो, और उनकी जैसी एक जैसी लक्षण होगी कि वो कार्य करते हैं, और परिस्थिति भी उनके लिए एक समान होगा। तो उनके जो यह
जागरूकता आएगी कि वह अपने हितों के प्रति जागरूक होंगे कि हमारा वेतन वृद्ध होगा, मतलब उनके दुख को दुख समझेंगे, उनके सुख को सुख समझेंगे। तो इस प्रकार की जो चेतना आती है उसी को स्वजाति चेतना कहते हैं। दर्शकीय उपभोग, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है मैचिंग वाले क्वेश्चन में। कंजप्शन ऑफ कन्फ्यूशियस, तो जन संपदा, धन संपदा अथवा सेवाओं को ऐसे उपयोग को दर्शकीय उपभोग कहा जाता है जिनका प्रमुख उद्देश्य मात्र जीवन स्तर का प्रदर्शन करना है। जैसे महंगी से महंगी गाड़ी लेना, महंगे से महंगे कपड़े पहनना, ब्रांड आज के समय में, तो यह एक दर्शकीय उपभोग है कि दूसरों को दिखाते हैं कि हम इतना महंगा महंगा कपड़े पहनते हैं, इतना महंगा खाते हैं, इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतनी महंगी गाड़ी से घूमते हैं। तो यह जो है प्रकार दर्शकीय उपभोग का है कि जो कि आज के समय में सभी जगह देखने को मिलता है। इस अवधारणा का जो प्रयोग किया है वह थर्स्टिन वेबलन ने द्वारा द थियरी ऑफ लेजर क्लास जो पुस्तक है उसमें इन्होंने यह बताया है कि जिन लोगों के पास निर्वाहक स्तर से ऊपर अत्यधिक अतिरिक्त धन संपदा होती है, अर्थात भोजन, पानी, कपड़ा आदि की जरूरत के अलावा संपदा व्यक्त करते हैं, तो वे इसका प्रयोग लोकोपयोगी अर्थात रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा ऐसे कार्यों में करते हैं, अर्थात लोगों के उपयोग में न करके केवल ऐसे कार्य के रूप में करते हैं जिनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा देखने को मिलती है कि हम भैया इतने अमीर हैं। तो इसी को इन्होंने कहा है दर्शकीय उपभोग, थर्स्टिन वेबलन, जो कि आज के समाज में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक देखने को मिलता है। अगला है सहप्रवासिता, कोविड। तो संसार के कुछ आदिवासी जातियों में ऐसी प्रथा पाई जाती है जिसके अनुसार पुरुष को स्त्री के प्रसव काल के संबंधित उन सभी निषेधों का पालन करना पड़ता है जिनका उनकी जो है गर्भवती स्त्री जो रहती है जिनका वह निषेध पालन करती है वही उसके पति को भी करना होता है। तो इसी को कोविड कहते हैं या सहप्रवासिता कहते हैं। अगला है सफेद पोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम। सफेद पोश अपराध की अवधारणा का प्रतिपादन सदरलैंड ने किया है। उनके अनुसार एक ऐसा अपराध जो व्यवसाय की क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च परिस्थिति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो वह सफेद पोश अपराध होता है। जैसे कि बिजनेसमैन जो अपराध करते हैं अर्थात टैक्स जो चोरी करते हैं, आजकल नेता लोग जो अपने भ्रष्टाचार फैलाए हैं उन सबको हम सफेद पोश अपराध के रूप में देखते हैं। अगला है पंथ। तो पंथ एक धार्मिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों का ऐसा सामाजिक समूह होता है जिनके विश्वास विशिष्ट रूप से रहस्य व्यक्तिवादी एवं समन्वयात्मक होते हैं। पंथ की सदस्यता ऐच्छिक होती है तथा इसका कोई औपचारिक संगठन नहीं होता है। तो पंथ की जो है कोई औपचारिक संगठन नहीं होता है। पंथ एक तरह की एक ऐसी विचारधारा है जिसको वो लोग धार्मिक रूप से फैलाते हैं, अर्थात धर्म किसी विशेष धर्म के रूप में। जैसे इस आज के समय में एक शिव चर्चा करके बहुत ज़्यादा चलता है तो इसको भी पंथ के रूप में देखते हैं। इनके अलावा कई ऐसी विचारधाराएं चलती हैं जिन्हें पंथ, जैसे एक शाकाहारी वाला है वो चलता है। तो ये सब जो है पंथ का कार्य करते हैं। अगला है सांस्कृतिक निर्धारणवाद, कल्चरल डिटरमिनिज्म। सांस्कृतिक निर्धारणवाद एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि सामाजिक घटनाएं संस्कृति की उपज हैं। तो सांस्कृतिक निर्धारणवाद के रूप में यह देखा जाता है। जैसे आर्थिक निर्धारणवाद में कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो भी समाज में परिवर्तन होते हैं वह केवल और केवल आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से ही होते हैं। उसी तरह सांस्कृतिक निर्धारणवादियों का मानना है कि जो समाज में परिवर्तन होता है या जो भी घटनाएं घटती हैं उनकी उपज मुख्य रूप से संस्कृति है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि मानव व्यक्तित्व तथा व्यवहार दोनों की मुख्यतः सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं। और सांस्कृतिक निर्धारणवाद की बात कौन करते हैं? लेस्ली वाइट। अगला है सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम अकबर ने 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक
सोशल चेंज में किया है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कल्चरल लैग किसने दिया है? अकबर ने 1922 में, और अपनी पुस्तक सोशल चेंज में। और कल्चरल लैग होता क्या है? तो कल्चरल लैग संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा होती है, जिसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति होते हैं। जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति उसकी अपेक्षा में पीछे रह जाती है, तो उनके बीच का जो गैप होता है उसे ही अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन या कल्चरल लैग कहा है। अगला कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक भौतिकवाद। सांस्कृतिक भौतिकवाद ऐसा सिद्धांत है जो संस्कृति के विभिन्न पक्षों अर्थात धार्मिक विश्वास आदि की व्याख्या प्रकृति और भौतिक दशाओं अर्थात भूगोल, जलवायु और जनसंख्या के संदर्भ में करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि संस्कृति के जो विभिन्न पक्ष निर्धारित होते हैं वह भौतिक दशाओं के कारण होते हैं। तो सांस्कृतिक भौतिकवाद के प्रणेता के रूप में मार्विन हैरिस हैं, जो मानवशास्त्री हैं। इन्होंने सांस्कृतिक भौतिकवाद की बात कही है। तो सांस्कृतिक भौतिकवाद होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ कल्चर फैला कि हम लोग ज़्यादातर फल सब्जी, साग सब्जी, या भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि हमारे यहाँ अनाज उत्पन्न होता था, तो हमारे यहाँ ज़्यादा लोग शाकाहारी देखने को मिलते हैं। वहीं क्या है, अमेरिकन कल्चर या यूरोपियन कल्चर में ऐसा है कि वहाँ मांस का प्रयोग अत्यधिक होता है, क्योंकि वहाँ अमेरिकन कल्चर को छोड़िए, वहाँ पे मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। जैसे हम सऊदी अरब को ले लेते हैं, वहाँ पे अनाज उत्पन्न नहीं होता है, तो वहाँ पे जैसे जानवरों के मांस का अत्यधिक उपयोग होता है। इसी तरह शराब को भी उदाहरण के तौर में, हमारे कल्चर में शराब को अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन यूरोपीय कल्चर में शराब को अच्छा समझा जाता है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक दशाएं अर्थात वहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है, या से वहाँ पे शराब को अच्छा समझा जाता है। और हमारे यहाँ जहाँ गर्म क्षेत्र है या इस्लामिक क्षेत्र जो है वो भी गर्म स्थान में होते हैं, तो यहाँ पे शराब को जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो यही मार्विन हैरिस का कॉन्सेप्ट था कि वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर संस्कृति का निर्धारण होता है। सांस्कृतिक बहुलवाद, कल्चरल प्लूरलिज्म। जब किसी समाज में एकाधिक संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं तथा उनके इस प्रकार के सह-अस्तित्व का समर्थन भी किया जाता है, तब यह स्थिति सांस्कृतिक बहुलवाद के नाम से जानी जाती है। जैसे भारतीय समाज, यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, तेलुगु, मतलब कई प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं। हालांकि इनकी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, फिर भी वह एक भारतीय समाज के अंतर्गत रहते हैं। अगला है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविटी। तो प्रत्येक संस्कृति विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने ढंग से समायोजन करती है, अतः किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा सकता। तो यह स्थिति सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाती है, अर्थात प्रत्येक संस्कृति को उसकी अपनी परिस्थिति के अनुसार देखना ही सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। यह स्थिति सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाती है। अतः किसी व्यवहार का मूल्यांकन करते समय समय स्थान विशेष की सांस्कृतिक ताने बाने और मूल्य व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, अर्थात उनके समय कहाँ है, उनके मूल्य क्या है, उनके आधार पर उनकी संस्कृति की व्याख्या करना। अगला है संस्कृति। संस्कृति उन सभी व्यवहार या प्रतिमानों के लिए प्रयुक्त होने वाला सामूहिक शब्द है जो सामाजिक रूप से अर्जित तथा हस्तांतरित किए जाते हैं, अर्थात हस्तांतरित मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भेजे जाते हैं। सांस्कृतिक संचरण औपचारिक अथवा अनौपचारिक तथा सीखने अथवा प्रशिक्षण दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है, अर्थात संस्कृति हमारे रहन सहन तथा सोचने समझने की शैली में, हमारे दिन प्रतिदिन की बातचीत में, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद से हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है। तो कल्चर में टायलर का परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण देखा जाता है कि उन्होंने अपने संस्कृति की परिभाषा में उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया है जिसमें कला, साहित्य, मनोरंजन,
दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया, मतलब जितने भी समाज में घटित होने वाली घटनाएं हैं उनको उन्होंने कल्चर के रूप में देखा है। अगला है प्रतिरोधी संस्कृति अर्थात काउंटर कल्चर। प्रतिरोधी संस्कृति एक नए प्रकार की उपसंस्कृति है जो मुख्य संस्कृति जिसका वह भाग है उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को अस्वीकार करता है या विरोध करता है। जब कभी समाज के कुछ एक सदस्य अपनी संस्कृति के समान मानदंडों, नैतिक मूल्य, आदर्शों की अवहेलना या उल्लंघन करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध संस्कृति प्रकट हो जाती है। तो प्रतिरोध संस्कृति क्या होती है? जब अपनी मूल संस्कृति के कुछ विचारों को अस्वीकार करके उनके स्थान पे कुछ नए विचारों को अपनाना ही काउंटर कल्चर है। अगला है आदर्शात्मक संस्कृति। तो आदर्शात्मक संस्कृति क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृतियों के रूपों की प्रस्तुति की है। एक है एकेंद्रीय, भावनात्मक, तीसरा आदर्शात्मक। तो आदर्शात्मक संस्कृति जो होती है उसमें एकेंद्रिक एवं भावनात्मक दोनों संस्कृतियों के बीच की अवस्था होती है। यह संस्कृति भौतिक सुखों और आध्यात्मिक चिंतन दोनों के समन्वयों को स्थिति का प्रदर्शित करती है। तो आदर्शात्मक संस्कृति में क्या होता है? भौतिक सुख पे ही ध्यान दिया जाता है और आध्यात्मिक चिंतन दोनों का समन्वय लेकर चला जाता है। वहीं क्या होता है? एकेंद्रीय संस्कृति में जो है, एकेंद्रीय संस्कृति जो है इसमें भौतिक सुखों की अधिकता देखने को मिल जाती है। वहीं जो भावनात्मक संस्कृति है इसमें आध्यात्मिक चिंतन को अधिक देखने को मिलता है। तो इन दोनों का जो समन्वय है उस आधार पर उन्होंने तीसरी संस्कृति की चर्चा की है, आदर्शात्मक संस्कृति। अगला जो कॉन्सेप्ट है वह है विचरणात्मक संस्कृति या आइडिएशनल कल्चर। तो ईश्वरीय एवं आध्यात्मिक चिंतन पर बल देने वाली संस्कृति को प्रोफेसर सोरोकिन ने भावनात्मक या विचरणात्मक संस्कृति का नाम दिया है। यह संस्कृति का वह रूप होता है जिसमें भौतिक मूल्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसका संबंध आत्मा, भावना एवं ईश्वर से होता है, विवेक, तर्क और इंद्रिय से नहीं। इसमें भौतिक आवश्यकताओं को आत्म अनुशासन या अंकुश लगाकर उन्हें कम किया जाता है। तो विचरणात्मक संस्कृति देखने को किनके रूप में मिलेगी? जैसे कोई योगी हो गए तो उनके पास जो है विचरणात्मक संस्कृति अधिक देखने को मिलती है कि वह भौतिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिक बल देते हैं। तो आम आदमी किस श्रेणी में आते हैं? तो आम आदमी जो आते हैं वह आदर्शात्मक श्रेणी में आते हैं। वह अपना जो है भौतिक श्रेणी को भी लेते हैं और एकेंद्रीय श्रेणी में भी सम्मिलित होते हैं। अगला है अभौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर। तो संपूर्ण संस्कृति का वह भाग जो अमूर्त अथवा भौतिक तत्व रहित होता है, अर्थात अभौतिक में अपार्थिव संस्कृति कहलाता है, अर्थात जिसका शरीर न हो। इसमें ज्ञान, विज्ञान, रीति रिवाज, युक्तियाँ, परंपराएं, आदतें आदि आती हैं। इनका जन्म भौतिक संस्कृति से पहले होता है। संस्कृति के भौतिक और अभौतिक पक्षों का उल्लेख अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया है। तो 2 प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, एक भौतिक होता है, अभौतिक। भौतिक संस्कृतियों के अंतर्गत खास करके सभ्यता के रूप में देखा जाता है, जैसे मेज, टेबल, कुर्सी, जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह भौतिक संस्कृति हो गई हैं मानव निर्मित द्वारा। और जो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, जहाँ विचार, कल्पना, नियम, कानून, ये सब क्या होते हैं? अभौतिक संस्कृति। अगला है, यहाँ पे हम भौतिक संस्कृति की भी चर्चा कर लिए। तो भौतिक संस्कृति वह होती है जिनमें शिल्प तथ्यों तथा ऐसी वस्तुओं से बना होता है जिन्हें अभौतिक संस्कृति का कोई अर्थ अथवा महत्व प्रदान करती है। तो यह अभौतिक संस्कृति अर्थात विचार, कल्पना आदि को एक महत्व प्रदान करती हैं। भौतिक अथवा पार्थिव संस्कृति कहलाती है। मानव अपनी सुख सुविधाओं और प्रकृति से अपनी आत्मरक्षा करने के लिए जिन वस्तुओं का सृजन करता है वे सभी भौतिक पक्ष
कहलाते हैं, संस्कृति के भौतिक पक्ष के रूप में देखे जाते हैं। जैसे मकान, वस्त्र, अस्त्र, आभूषण, कल कारखाने आदि जो है भौतिक संस्कृति के उदाहरण हैं। अगला है एकेंद्रीय संस्कृति, सनसेट कल्चर। तो सरोकिन के अनुसार संस्कृति का वह रूप है जो एकेंद्रीय संस्कृति कहलाती है। इसमें आध्यात्मिक विकास की अपेक्षा इंद्रियों की तृप्ति, सुख, विलासी जीवन पर अधिक बल दिया जाता है। संस्कृति का यह मूर्त रूप है, यह भौतिक एवं स्थूल होता है। तो एकेंद्रीय संस्कृति में प्रमुखता कहाँ देखी जाती है? तो यूरोपीय कल्चर में हमें एकेंद्रीय संस्कृति अधिक देखी जाती है। और भारतीय जो संस्कृति है वह वर्तमान समय में जो है आदर्शात्मक संस्कृति की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला है विजनजातीयकरण। तो विजनजातीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें आदिवासी समूह अर्थात जनजाति पारंपरिक जीवन शैली अर्थात जीवन के प्रतिमानों को छोड़कर दूसरी जीवन शैली प्रतिमान या सामान्यतः आधुनिक जीवन पद्धति का अंगीकार करते हैं। इसे विजनजातीयकरण कहते हैं। जैसे कि जनजातियां जंगलों में पेड़ पत्तों या लकड़ियों को बेचकर अपना कार्य करती थी, लेकिन आज वह आधुनिक समाज में क्या होगा, मजदूरी करने लगी हैं। तो यह उनका जो है विजनजातीयकरण हुआ। अगला है विचलन, डेविएंस। तो ऐसे संस्थागत अपेक्षाओं के उल्लंघन अर्थात नियम कानून का उल्लंघन किए जाने वाले व्यवहार को विपथ गमन या विचलन कहते हैं, जिन्हें किसी समाज विशेष में वैध माना जाता है। विपथ गमन की यह धारणा समाज और संस्कृति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग संस्कृतियों में विचलन की परिभाषा अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वैभिन्न संगति सिद्धांत, डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी। तो विभिन्न मात्रा में आदर्शात्मक तथा औपचारिक प्रभावों के साथ व्यक्तियों के संसर्ग में वैभिन्न संगति कहते हैं। अर्थात अपराध तथा अपराधी की व्याख्या के संदर्भ में इस अवधारणा का प्रयोग जो है सदरलैंड ने यह बताने के लिए किया कि जब एक व्यक्ति सच्चरित्र व्यक्तियों की अपेक्षा दुचरित्र व्यक्तियों की संगत एवं संपर्क में रहता है या अपराधी व्यवहारों या प्रतिमानों को सीखता है, तो वह उसे इन्होंने वैभिन्न संगति सिद्धांत के रूप में दिया है। जैसे कोई व्यक्ति गुंडों या अपराधियों के साथ रहकर उन्हीं प्रकार की क्रियाएं करने लगता है या सीखता है, तो उसे वैभिन्न संगति सिद्धांत के अंतर्गत प्रोफेसर सदरलैंड ने दिया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेसर सदरलैंड ने दिया है। अगला है वैभिन्न पहचान का सिद्धांत, दो डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थियरी। डेनियल ग्लेजर ने सदरलैंड के वैभिन्न संगति के सिद्धांत के स्थान पर वैभिन्न पहचान का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने? डेनियल ग्लेजर। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति तब अपराध करता है जब उसकी पहचान उन वास्तविक और काल्पनिक व्यक्तियों के साथ जोड़ता है। उसकी नज़र में उसका अपराधी व्यवहार मान्य है। ऐसा व्यक्ति उसके व्यवहार के लिए मॉडल का कार्य करता है तथा जिसके लिए भूमिका का आदर्श प्रस्तुत करता है। अर्थात यहाँ पे इन्होंने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को आदर्श मॉडल या बनाकर या उसके व्यवहार का अनुकरण करके व्यक्ति जब अपराध करता है तो वही वैभिन्न पहचान सिद्धांत के रूप में होता है। जैसे कि आज के समय में बच्चों के अंतर्गत डॉन, गुंडा बनने की बहुत वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के उनके पहचान से प्रभावित होते हैं कि भैया दबंग हैं और खुद दबंग बनना चाहते हैं। तो यह वैभिन्न पहचान का सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति की पहचान से प्रभावित होकर उस तरह की क्रियाकलाप करना। अगला है प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट। प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। तो प्रभु जाति वह है जो किसी गांव अथवा क्षेत्र विशेष में आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। किसी जाति के प्रभुत्वशीलता के निर्धारकों की में उनकी संस्थागत शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति प्रमुख होती है। इनके अलावा तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रभु जाति के प्रमुख विशेषताओं में आर्थिक शक्ति, संस्थागत शक्ति,
राजनीतिक शक्ति, ये 3 तो प्रमुख हैं। इनके अलावा शिक्षा और उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति जैसे कारक जो है प्रभु जाति की निर्धारण के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र में इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं वह एम.एन. श्रीनिवास रहे हैं और इनकी आलोचना जो है एस.सी. दुबे जी करते हैं। इस संदर्भ में इन्होंने कहा प्रभु जाति के स्थान पर प्रभु व्यक्ति की अवधारणा या प्रभु व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु जाति न होकर प्रभु व्यक्ति होता है। उन्होंने यह बताया कि कई ऐसी जातियां होती हैं जिसमें कुछ व्यक्ति जो है बहुत ही प्रभुत्वशाली होते हैं और कुछ बहुत गरीब होते हैं अर्थात निम्न वर्ग के होते हैं। तो उसके स्थान पर इन्होंने कहा पूरी जाति को प्रभुत्वशाली न बताकर केवल उन्हें प्रभु व्यक्ति के आधार पर विचार करना चाहिए था। अगली अवधारणा है युवा गृह। तो युवा गृह खास करके आदिवासी समुदायों से जुड़ी हुई है। तो आदिवासी समाजों में कुछ ऐसी समितियां और संगठन पाए जाते हैं जिनका कार्य अपने समाज के युवक और युवतियों की संस्कृति में शिक्षित दीक्षित करना और उनके लिए वैवाहिक जीवन के आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करना तथा उन्हें अपने भावी जीवन के सभी पहलुओं की जानकारी देना जो है युवा गृह का कार्य होता है। ये संगठन ही युवा गृह कहलाते हैं। इनको भारत के मुड़िया, गोंड, घोटुल, ओराव, घुमकुड़िया, नागा, मोरुंग, किचुकी नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जनजातियों में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। युवा गृह वस्तुतः अविवाहित युवक युवतियों का मिलन स्थल है जहां वे सम्मिलित रूप से अथवा अलग अलग रूप से नित्य शाम को एकत्रित होते हैं। अगला है दुष्प्रकार्य, डिसफंक्शन। तो किसी क्रिया अथवा घटना के ऐसे परिणामों को दुष्कार्य कहा जाता है जिससे किसी सामाजिक इकाई, समूह अथवा समाज अथवा उसके किसी एक भाग की एकता या अस्थायित्व में कमी आती है तथा जो उसकी निरंतरता की संभावनाओं को कम करते अर्थात किसी समाज समूह की प्रगतिशीलता में बाधा का कार्य करता है और ऐसी घटनाओं को नकारात्मक प्रकार भी कहा जाता है। तो उसे दुष्प्रकार या नकारात्मक प्रकार के रूप में देखा जाता है। अगला है आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म। इस सिद्धांत को अपने आधुनिक प्रचलित रूप में प्रतिपादित करने का जो श्रेय दिया जाता है वह कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक घटनाओं का निर्धारण उत्पादन के संबंधों अर्थात आर्थिक कारकों के द्वारा होता है। इस विचारधारा के अनुसार यह माना जाता है कि सामाजिक जीवन तथा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक आर्थिक होता है। तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि आर्थिक कारण ही समाज की वैचारिकी और अन्य संस्थाओं का निर्धारण करती है। उसे ही आर्थिक निर्धारणवाद कहा जाता है। अगला है स्वजाति या नस्लवाद, एथनोसेंट्रिज्म। स्वजाति एक संवेगात्मक मनोवृत्ति है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह, जाति, प्रजाति, समाज अथवा संस्कृति के तत्वों को अन्य प्रजाति अथवा सांस्कृतिक समूहों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है तथा दूसरों बाहरी व्यक्तियों के प्रति घृणा, द्वेष, उदासीनता, अरुचि जैसे भावनाओं को प्रकट करता है। अर्थात व्यक्ति अपनी संस्कृति की अपेक्षा अन्य संस्कृतियों को निकृष्ट या निम्न समझता है और किसी अन्य संस्कृतियों का अध्ययन अपने संस्कृति के संदर्भ में करता है अर्थात तुलना करता है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है समनर करते हैं। जैसे हम कहें भारतीय संस्कृति महान है और यूरोपीय संस्कृति निम्न कोटि की है, तो ये हमारा एथनोसेंट्रिज्म होगा। अगर हम यह कहें कि भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति अपना अपना महत्व रखते हैं तो यह जो है सांस्कृतिक सापेक्षवाद हो गया। अगला है लोक पद्धति या निजाति पद्धति, एथनोमेथडोलॉजी। निजाति विधि तथा एथनोमेथडोलॉजी का प्रमुख कार्य यह जानना है कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान संवेगात्मक या संकेतात्मक अभिव्यक्तियों के अर्थ प्रदान किए जाते
अर्थात कोई व्यक्ति अंतःक्रिया करने के द्वारा किन किन प्रतीकों का प्रयोग करता है, संकेतों का प्रयोग करता है, तो इसे जानने का प्रयास जो करता है वह मेथोडोलॉजी इसको देने का, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हेराल्ड गॉरफिंकल करते हैं। और मुख्यतः यह सिद्धांत जो प्रभावित है वह घटना क्रिया विज्ञान से प्रभावित होकर इस सिद्धांत को हेराल्ड गॉरफिंकल ने दिया था। संकेतों अभिव्यक्तियों से तात्पर्य ऐसे शब्दों अथवा वाक्यांशों से है जिनका सर्वसम्मत अर्थ नहीं होता है, जिनका अर्थ संदर्भ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का अर्थ एक घटना से दूसरी घटना पर बदलता रहता है। इस उपागम के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में हेराल्ड गॉरफिंकल हैं। अगला जो है सोशल फैक्ट, तो दुर्खीम के शब्दों में सामाजिक तथ्य व्यवहार का एक भाग है जो प्रेक्षक की दृष्टि से वस्तुपरक है तथा जिसकी प्रकृति बाध्य मूलक होती है। सामाजिक तथ्य की क्रिया संपादित करने, विचार करने, अनुभव करने के ऐसे तौर तरीके हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व से परे हैं, अर्थात यह अस्तित्व के वाह्यता में है। पहली इसकी सामाजिक तथ्य की वाह्यता, दूसरा जो है इसे समाज के द्वारा बाध्यता होती है, अर्थात इसको पालन करना ही करना है, जिसके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। बाध्यता के द्वारा ही व्यक्ति पर नियंत्रण किया जाता है, तो उसी को दुर्खीम ने जो है सामाजिक तथ्य कहा है। अर्थात दुर्खीम जो है सामाजिक घटनाओं को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं। अगला है फैमिली, परिवार। परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें दत्तक व्यक्तियों सहित कुछ वैवाहिक एवं रक्त संबंधी सम्मिलित होते हैं तथा जिसे एक सामाजिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार को देखा जाता है। लोक संस्कृति, फोल्क कल्चर। लोक संस्कृति को एक ऐसी सामान्य जीवन शैली के रूप में देखा जा सकता है जो किसी क्षेत्र के अनेक गांव, कस्बों तथा नगरों के कुछ अथवा सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। लोक संस्कृति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्रोफेसर रॉबर्ट रेडफील्ड ने युगाटन, यहाँ युकाटन लोकों के अध्ययन में किया जाता है, जिसमें उन्होंने लोक संस्कृति को नगरीय जीवन के प्रतिकूल एवं विशिष्ट संस्कृतियों के रूप में प्रदर्शित किया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और इसी तरह की पॉइंट की वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें, बताएं कैसी है यह वीडियो।